नमस्कार। सोचिए, 90 का दशक, उत्तर भारत। हाँ। एक ऐसा टाइम जब क्राइम और पॉलिटिक्स मतलब बिल्कुल खुलेआम साथ चल रहे थे। हाँ, बिल्कुल कोई ढकी छुपी बात नहीं रही थी वो। हाँ, नेताओं पर हमले हो रहे हैं। कुछ क्रिमिनल्स तो पावर कॉरिडोर्स में ऐसे घूम रहे थे जैसे जैसे वही सिस्टम हो। सही का। एक अजीब सी बेचैनी और उथल पुथल का माहौल था। लग रहा था जैसे कानून का डर वो कम हो रहा है। और खासकर यूपी बिहार में, है ना, एक ज्यादा बाहुबली किस्म की सत्ता दिख रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल। वो इलाके तो जैसे हॉटस्पॉट बन गए थे। तो इसी मुश्किल दौर को समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है, राजेश पांडे की किताब वर्चस्व। अच्छा। और खास बात यह है कि पांडे जी खुद पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वो सिर्फ बाहर से नहीं दिख रहे थे, वो सिस्टम के अंदर थे। ओ, तब तो ये बहुत अहम हो जाता है। मतलब ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अंदरूनी नजर है, एक विश्लेषण है, एक अनुभवी पुलिस अफसर का नजरिया। हाँ, ये इसे खास बनाता है। पांडे जी इसमें श्री प्रकाश शुक्ला जैसे कुख्यात अपराधी के बारे में बताते हैं, उसके उदय और अंत के बारे में। हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला पर फोकस है, और साथ ही एसटीएफ मतलब स्पेशल टास्क फोर्स, वो कैसे बनी, उसने कैसे काम किया। अच्छा, एसटीएफ का गठन भी उसी दौर की बात उसी है। दौर की। और किताब ये भी बताती है कि उस वक्त पुलिसिंग के सामने क्या चुनौतियां थीं, राजनीतिक दबाव कैसे काम करता था, ये सब। समझ गए। तो ये सिर्फ एक क्राइम रिपोर्टिंग नहीं बल्कि उस पूरे तंत्र का एक तरह से एक्सरे है। बिल्कुल। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, वर्चस्व के जरिए उस दौर में थोड़ा गहरे उतरेंगे। सिर्फ शुक्ला की कहानी नहीं, बल्कि ये कि अपराध और राजनीति का ये गठजोड़ बना कैसे। हम्म। पुलिस के सामने असली दिक्कतें क्या थी, जो पांडे जी बताते हैं, एसटीएफ क्यों बनानी पड़ी, कैसे काम करती थी वो। और शायद ये भी कि समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा था, व्यवस्था में क्या खामियां थीं। हाँ हाँ, वो सामाजिक और व्यवस्था वाले पहलू भी। ठीक है, क्योंकि ये एक आदमी की कहानी तो है नहीं, ये उस पूरे माहौल की कहानी है जिसने ऐसे लोगों को पनपने दिया। सही। पांडे जी की किताब शायद हमें सिर्फ क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों और कैसे के सवालों तक ले जाती है। तो चलिए इसी जटिलता को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उसी माहौल से। 1990s, उत्तर भारत। ये जो अपराध और राजनीति का खुला गठजोड़ था, पांडे जी के हिसाब से इतना साफ कैसे दिखने लगा था। देखिए, पांडे जी इशारा करते हैं कि ये कोई रातों रात नहीं हुआ, ये धीरे धीरे पनप रहा था। अच्छा। पहले शायद नेता अपराधियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे से अब वो रिश्ता ज्यादा खुला, ज्यादा बेशर्म हो गया था। मतलब पॉलिटिकल प्रोटेक्शन अब सीक्रेट नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, वो तो जैसे अब स्टेटस सिंबल बन गया था कई मामलों में कि देखो मेरे पीछे कौन है। अपराधी अब सिर्फ वोट लाने वाले या बूथ कैप्चर करने वाले नहीं रहे। तो क्या बन गए थे? वो खुद सत्ता के खेल में प्लेयर बनने लगे थे, हिस्सेदार। और किताब में एक शब्द आता है, गुंतवाली। इसका जिक्र है, ये क्या था? गुंडागर्दी से ज्यादा था वो, गुंतवाली जैसा पांडे जी शायद बताते हैं, वो एक तरह का पावर डिस्प्ले था। पावर डिस्प्ले मतलब अपने हथियार दिखाना, अपना काफिला दिखाना, अपनी पहुंच का खुलेआम प्रदर्शन करना। इससे समाज में डर तो फैलता ही था, साथ में एक तरह का इल्लीगल रिस्पेक्ट या दबदबा बनता था। अच्छा। ये सिग्नल था कि देखो कानून हमारे लिए कुछ नहीं है, हम खुद ही कानून हैं। और ये सब खुलेआम हो रहा था, जो दिखाता था कि सिस्टम कितना कमजोर पड़ गया है। और इसी माहौल में नाम आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। किताब कहती है गोरखपुर बिहार में उसका बड़ा आतंक था। हाँ। लेकिन क्या वो बस एक और गैंगस्टर था, या कुछ अलग था उसमें जिसने उसे इतना इतना बदनाम कर दिया? पांडे जी के विवरण से लगता है कि शुक्ला उस बदलते हुए क्राइम का चेहरा था। वो सिर्फ पुराने तरीकों जैसे हत्या, अपहरण, इन्हीं तक नहीं रुका। तो क्या नया किया उसने? उसने नए उभरते इकोनॉमिक सेक्टर्स, जैसे केबल टीवी का बिजनेस था उस जमाने में, रेलवे के ठेके थे, इन पे कब्जा करना शुरू किया। अच्छा, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पैसा बनाना। हाँ बिल्कुल, ये वो वाला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जो सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि एक पूरा इकोनॉमिक एम्पायर खड़ा करने पर फोकस कर रहा था। और उसका दुस्साहस वो गजब का था। दुस्साहस जैसे उसने एक मंत्री की सुपारी ले ली थी। अब सोचिए। क्या? मंत्री की सुपारी? हाँ, और इसी एक हरकत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। ये जो दुस्साहस था ना, यही शायद उसे बाकियों से बहुत अलग बनाता था। ये तो वाकई सिस्टम को सीधी चुनौती थी। ऐसे में पुलिस क्या कर रही थी? पांडे जी क्या बताते हैं, क्या दिक्कतें थी पुलिस के सामने? दिक्कतें बहुत सारी थीं।
सबसे बड़ी तो वही जो हमने पहले बात की, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। हाँ, राजनीतिक संरक्षण। किताब में इशारे हैं कि कैसे एक्शन लेने पर ऊपर से फोन आ जाता था या जांच को भटकाने की कोशिश होती थी। फिर पुलिस फोर्स के अंदर भी शायद वो एकता या इच्छा शक्ति वो पूरी नहीं थी। दूसरा, जैसा पांडे जी बताते हैं, अपराधी अब ज्यादा हाईटेक हो गए थे, बेहतर हथियार, तेज गाड़ियां, कम्युनिकेशन के तरीके। और पुलिस के पास शायद उतने संसाधन नहीं थे। हाँ, पुलिस अक्सर संसाधनों और ट्रेनिंग में पीछे रह जाती थी। जो पुरानी पुलिसिंग के तरीके थे वो ऐसे शातिर अपराधियों के सामने कई बार कमजोर पड़ जाते थे। ये तो बड़ी निराशाजनक तस्वीर है। मतलब क्या पुलिस में कोई कोशिश ही नहीं कर रहा था इसे बदलने की? नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिशें हो रही थी और यहीं से फिर स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की कहानी आती है। अच्छा, एसटीएफ। हाँ, पांडे जी खुद एसटीएफ के शुरुआती दिनों से जुड़े थे। किताब बताती है कि एसटीएफ बनाना एक जरूरत बन गया था जब लगा कि जो मौजूदा पुलिस का ढांचा है वो श्री प्रकाश शुक्ला जैसे हाई प्रोफाइल और इतने दुस्साहसी अपराधी से निपटने में शायद पूरी तरह सक्षम नहीं है। तब एक खास टीम की जरूरत महसूस हुई। तो ये एसटीएफ अलग कैसे थी? मतलब नॉर्मल पुलिसिंग से क्या फर्क था? पांडे जी क्या बताते हैं इसके काम करने के तरीकों के बारे में? एसटीएफ को कुछ खास अधिकार और संसाधन दिए गए थे। पांडे जी बताते हैं कि टीम छोटी थी, ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, फैसले जल्दी ले सकती थी। उन पर रोजमर्रा की पुलिस स्टेशन वाले काम का बोझ नहीं था। उनका फोकस सिर्फ कुछ चुने हुए बड़े अपराधियों पर था। अच्छा, मतलब फोकस्ड अप्रोच। हाँ, बिल्कुल। किताब में जिक्र है कि कैसे एसटीएफ ने मुखबिरों के नेटवर्क के साथ साथ शायद कुछ हद तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शुरू किया। इंटरस्टेट ऑपरेशन करने में उन्हें ज्यादा आसानी थी। लेकिन ये आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। पांडे जी ये भी साफ करते हैं, एसटीएफ को भीतरी और बाहरी दबाव झेलने पड़े, संसाधनों की कमी से जूझना पड़ा और जान का खतरा तो था ही। ये बहुत हाई स्टेक गेम था। और पांडे जी खुद उस एक्शन के बीच में थे। ये किताब को एक अलग ही लेवल की सच्चाई देता होगा। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ ऑपरेशन की कामयाबी नहीं बताते, उसमें जो मुश्किलें आईं, जो नैतिक सवाल उठे, जो फेलियर हुए, जो मानवीय पहलू थे, उनका भी जिक्र करते हैं। ये जरूरी है। सिर्फ शुक्ला के एनकाउंटर तक की कहानी नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। पांडे जी का नजरिया हमें उस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो साइकोलॉजिकल और सिस्टमिक पहलू हैं, उन्हें समझने में मदद करता है। जैसे एक पुलिस अफसर पर लगातार हिंसा, दबाव, सत्ता के खेल के बीच काम करने का क्या असर होता है, अपराधियों की सोच कैसी होती है, समाज उन्हें कैसे देखता है, सिर्फ डर से या कभी-कभी शायद हीरो की तरह भी। और सबसे बड़ी बात, वो कौन सी सिस्टम की खामियां हैं जो अपराध और राजनीति के इस गठजोड़ को पनपने देती हैं। पांडे जी इन सवालों से जूझते हुए दिखते हैं किताब में। ये बहुत अहम पॉइंट है। अक्सर हम ऐसी कहानियों को बस ब्लैक एंड व्हाइट में देख लेते हैं, अच्छे पुलिस वाले, बुरे क्रिमिनल। लेकिन पांडे जी शायद उस ग्रे एरिया में ले जाते हैं। हाँ, जहाँ चीजें उतनी सीधी नहीं होती। वो सिस्टम की खामियों की बात करते हैं और सवाल ये उठता है कि क्या वो खामियां सिर्फ उसी दौर की थीं या आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? बड़ा सवाल है ये। हाँ, पांडे जी उस दौर के समाज, राजनीति और पुलिसिंग का एक तरह से एक्सरे हमारे सामने रखते हैं। वो दिखाते हैं कि जब संस्थाएं कमजोर होती हैं, जब पॉलिटिकल विल नहीं होती और जब समाज में भी कहीं ना कहीं मूल्यों का पतन होता है, तो वर्चस्व की लड़ाई में ताकत ही सब कुछ बन जाती है। वर्चस्व, ये टाइटल भी बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ शुक्ला का वर्चस्व नहीं था, नहीं, ये उस पूरी मानसिकता का वर्चस्व था जहां लगता था कि ताकत ही अंतिम सच है, माइट इज राइट वाली बात। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को और वर्चस्व के मैसेज को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? पहली बात तो यही कि वर्चस्व सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये 90s के दशक के उत्तर भारत का एक बहुत ही गंभीर सोशल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। ये दिखाता है कि कैसे क्राइम, पॉलिटिक्स और पुलिसिंग के बीच की लाइनें वो बहुत खतरनाक हद तक धुंधली हो गई थी। सही। दूसरी बात, ये श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोगों के पनपने के पीछे के कारण बताती है। राजनीतिक संरक्षण, सिस्टम की कमजोरी, बदलता हुआ इकोनॉमिक माहौल। हाँ, वो गुंतवाली और पावर डिस्प्ले वाली बात भी। हाँ, कि कैसे अपराधी सिर्फ कानून तोड़ने वाले नहीं बल्कि पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गए थे, अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहे थे। और तीसरी बात शायद ये भी है कि ये सिर्फ अंधेरे की कहानी नहीं है, इसमें उम्मीद भी है। बिल्कुल। ये उन पुलिस ऑफिसर्स के जज्बे और हिम्मत को भी दिखाती है जिन्होंने इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए जान की बाजी लगाई, जैसे एसटीएफ का बनना और उसका काम करना।
हाँ, ये सिस्टम के अंदर से ही सिस्टम को ठीक करने की कोशिश थी। सही कहा। किताब एक तरह का टाइम कैप्सूल है। ये हमें उस दौर की सच्चाई दिखाती है, सिस्टम की खामियां, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, समाज की चुप्पी और कुछ लोगों का असाधारण संघर्ष। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि अपराध कोई अलग थलग चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वाकई, ये सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि उनके पीछे की वजहों और नतीजों पर एक अनुभवी नजर है। हाँ, और पांडे जी का नजरिया इसलिए भी खास है क्योंकि वो सिर्फ बाहर से कमेंट्री नहीं कर रही, वो सिस्टम का हिस्सा रही हैं। वो जानती हैं कि जमीन पर असलियत क्या होती है, दबाव कैसे काम करते हैं, कामयाबी और नाकामी के क्या मायने होते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को क्या छोड़ा जा सकता है? कोई एक आखिरी ख्याल? मेरे मन में जो सबसे बड़ा सवाल ये किताब उठाती है वो ये है कि आखिर समाज और व्यवस्था में वो कौन सी दरारें या कमजोरियां होती हैं जो अपराध और सत्ता के इतने खतरनाक गठजोड़ को पनपने देती हैं। अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ कानूनों की कमी है, या ये सामाजिक असमानता, नैतिक गिरावट, राजनीतिक मौकापरस्ती, इन सब का मिलाजुला नतीजा है? और इसी से जुड़ा सवाल ये भी कि क्या वो हालात आज पूरी तरह बदल गए हैं? हाँ, या फिर वर्चस्व की ये लड़ाई आज भी चल रही है, बस शायद तरीके और चेहरे बदल गए हों। बिल्कुल। ये सोचना जरूरी है कि अपराध, सत्ता और समाज का ये जो कॉम्प्लेक्स रिश्ता है, ये आज हमारे समय में कैसे काम कर रहा है। वर्चस्व हमें शायद इसी आईने में अपने आज को भी देखने का एक मौका देती है।